गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा जो हम लोगों ने कल भी की थी कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। 2021 के सारे करंट अफेयर हम आपके कवर करने वाले हैं। फैकल्टी को आप पहले से जानते ही हो। इसमें आपका हम लोग डाउट सेशन रखते हैं, लाइव मॉक टेस्ट रखते हैं, बार बार आपकी रिवीजन होती है। 18 दिन का ये कोर्स रहेगा जिसमें डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। संडे को आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे को आपका डाउट सेशन होगा और सैटरडे को आपका टेस्ट प्रिपरेशन जो आपने किया है उसका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी फीस तो बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कुछ भी पेड प्रोग्राम नहीं चलाया है। सारे के सारे प्रोग्राम फ्री में चलते हैं, आप सबको ये पहले से ही पता है। तो जो लोग भी इसको अवेल करना चाहते हैं तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। मतलब सारी मेहनत हमारी है, आपको सिर्फ बैठना है, एंजॉय करना है और सीखना है और सक्सेस पानी है। चलिए, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने 2 एडिटोरियल आज यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और जहां तक टॉपिक की बात करता हूं, एक बार देख लेते हैं कि धोलावीरा, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। कल हम लोगों ने किया था कि जो रमप्पा टेम्पल है तेलंगाना में, शिवा टेम्पल, दैट वाज इंक्लूडेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को की जो 44th मीटिंग चल रही है, चाइना में चल रही है। आज हम एक और नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करेंगे जो इंक्लूड की गई है, विच इज धोलावीरा। अगला जो पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट द चाइना यूएसए रिलेशनशिप। जीएस पेपर 2 से कवर करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि हम दूसरे के लफड़े में पढ़ते नहीं हैं। लेकिन चाइना यूएसए का लफड़ा अगर होता है तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर भी कुछ तो इंपैक्ट होता है, इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द डिजास्टर इन यूरोप। देखिए, यूरोप में बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है ना, तो उसके इंडिया का लेसन सीख सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम योर जीएस पेपर 3, जिसमें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अगर कई बार ऐसे भी इस यहाँ से रिगार्डिंग अगर आ जाता है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वगैरह कई चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द आईएमएफ एंड द ग्रोथ प्रोजेक्शन। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है। कोविड के समय में इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी, उसके बाद थोड़े रिकवर होने की कोशिश हो रही है, उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी यहाँ पे बात करूंगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन, इट इज अगेन एन एडिटोरियल। तो आज हम लोगों ने 2 एडिटोरियल यहाँ पे इंक्लूड की हैं, अफगानिस्तान और इंडिया। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज तालिबान वालिबान हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं पहले से ही। तो जो लोग प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं या रिसेंटली उन्होंने आना शुरू किया है, उनके लिए थोड़ा सा मैं इसमें इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में अफगानिस्तान में इंडिया का कैसे डील कर सकता है। चलिए, तो पहली न्यूज़ अच्छी खबर है। ठीक है, तो अच्छी खबर पहले पढ़नी चाहिए, खराब खबर हम बाद में पढ़ेंगे अफगानिस्तान वाली, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया के वैसे चांस काफ़ी कम हो गए हैं फ्यूचर में। तो पहले अच्छी खबर देख लेते हैं, मूड अच्छा करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। देखिए, धोलावीरा इन गुजरात ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखिए भैया, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को पता है कि तेलंगाना टेम्पल है, ठीक है, रमप्पा टेम्पल, उसको इंक्लूड किया गया था, जो हम लोगों ने कल कवर किया था। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, देखिए, चाइना के अंदर अभी 44th मीटिंग चल रही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करने के लिए यूनेस्को की। ठीक है, देखिए, यूनेस्को के पास एक टेंटेटिव लिस्ट होती है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब जैसे होता है ना, कच्ची लिस्ट होती है, जो रफ नोट्स आप बनाते हो, बाद में उसके पक्के नोट्स बनाते हो, तो टेंटेटिव लिस्ट है। धोलावीरा को पहले टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया था, लेकिन अभी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन सिटी इन धोलावीरा। कहाँ पे है भैया? गुजरात के अंदर है। देखिए, दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये है गुजरात और गुजरात में यहाँ पे अब जो रेड कलर का दिख रहा है ये है आपका धोलावीरा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आ जाता है अरेबियन ओशियन। तो यहाँ पे आपका धोलावीरा आ गया, ये आपका अरेबियन ओशियन आ गया। और यहाँ पे आपका जो है इराक में जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, है ना। तो आपको सबको पता है, यहाँ पे देखिए रहा ओमान। इन सब चीज़ों का रिलेशन यहाँ पे निकालने वाला हूँ मैं, बस आप देखते रहो, मज़ेदार चीज़ें हैं। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ अभी इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको मैंने फैक्ट बता दिया। और धोलावीरा के साथ साथ गुजरात में अभी टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, तो ये चौथी हो गई है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, 2014 से ही इसकी टेंटेटिव लिस्ट में था, मतलब कच्ची लिस्ट में था, रफ कॉपी में था। अभी ये फाइनल कॉपी में हमने लोगों ने इसमें लिख दिया है।
ठीक है। दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूनेस्को की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है धोलावीरा के बारे में। दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट। ये आपको ध्यान में देने की जरूरत है, अर्बन सेटलमेंट। भैया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी लाइक मेसोपोटामिया। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। शहरों में रहने वाले लोग थे, गांव में बहुत कम रहते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार लोग इन चीजों को ना थोड़ा सा ध्यान देते नहीं है, एग्जाम में आता है तो फंस जाते हैं। तो 1968 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। किसने डिस्कवर किया था? जगतपति जोशी। तो जेपी जोशी जी ने किया था। ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बता दिया। उसके अलावा यूनेस्को की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है धोलावीरा के बारे में? उसके बारे में लिखा हुआ है, इट हैज मैनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वाटर मैनेजमेंट, बहुत शानदार था। मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म था। एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन, पत्थरों का यूज करते थे। देखो भैया, पत्थरों का यूज किया तभी तो सर्वाइव किया। आप देख सकते हो, देखो पत्थर यहाँ पे है ना। पत्थरों का यूज नहीं करते तो सर्वाइव थोड़ी करते। लकड़ी के होते तो अब तक खत्म हो चुके होते, मिट्टी के होते तो अब तक वो मिट्टी बन चुके होते। तो यहाँ पे ये चीज है। ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट ट्रेडर्स फ्रॉम धोलावीरा यूज टू सोर्स कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है आज भी जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय कॉपर माइंस हैं, है ना, जिसे कॉपर को कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था कुछ समय तक पहले। तो वहीं से कॉपर आता था राजस्थान में, ओमान से भी आता था। और यूएई पे हम लोग, ओमान और यूएई में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। तो भैया दुबई के साथ रिलेशनशिप हमारे बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पे ये ओमान है ना, और यहीं पे आपका ये यूएई आ जाता है। इनके साथ भी रिलेशन थे। तो अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ जाते थे, और मेसोपोटामिया के साथ भी हमारे रिलेशनशिप थे। लेकिन बाद में समस्याएं वही हो गई जो हर सिविलाइजेशन के साथ होती हैं। जैसे जैसे मेसोटोपियन जो सिविलाइजेशन, इसका जो अंत होना शुरू हुआ, उसके साथ साथ जो है हमारी ये धोलावीरा का भी जो है डिक्लाइन शुरू हो गया। उसके बाद अलावा यहाँ पे जो है पहले सरस्वती रिवर बहा करती थी, तो सरस्वती रिवर ड्राई हो गई। उसके ड्राई होने से यहाँ के जो लोग हैं वो गंगा की तरफ जो है वो शिफ्ट होने लगे। तो ये सिविलाइजेशन जो है गंगा की तरफ शिफ्ट होने लगी। दूसरी बात ये कि एक समय हुआ करता था जब ये पूरे का मोस्टली ये सारे का सारा एरिया जो है पानी के अंदर हुआ करता था। तो बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से और ड्राइनेस हो गई, यहाँ पे ड्रोट्स वगैरह आए, जिसकी वजह से पानी नीचे की तरफ चला गया, और ये जो लैंड है वो पहले सबमर्ज थी, अब ये पानी से ऊपर की तरफ आ गई, जिसकी वजह से नेविगेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। जब यहाँ पे पानी हुआ करता था ना, तो यहाँ से नाव वगैरह, किश्तियाँ वगैरह आराम से चली जा सकती थी ट्रेड के लिए। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। वो जोग्राफिकल भी हो सकते हैं, और वो मैनमेड भी हो सकते हैं, ड्रोट्स हो सकते हैं, फ्लड्स हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है ना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो धोलावीरा के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आपने मुझे क्या बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए, कई तरह की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं। एक होती है नेचुरल, ठीक है, और एक होती है कल्चरल, और एक होती है मिक्स्ड। इंडिया के अंदर अभी तक सिर्फ एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसका नाम बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे ना, तो मेरा दिन बन जाएगा। मुझे लगा कि आपको कुछ पढ़ाया हुआ है तो उसमें पढ़ाने में मजा आया है। इंडिया में एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यू नीड टू टेल मी दैट नेम इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम द चाइना यूएस रिलेशनशिप। देखिए, कोई खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मुझे पता है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना, तो ये न्यूज़ आपके सपने में आती होंगी, आपकी रगों में दौड़ती होंगी इस तरह की न्यूज़। लेकिन उसको भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अभी क्या है कि जो मिस्टर ऑस्टिन हैं, पेंटागन चीफ हैं, इन्होंने अभी बीजिंग के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि जो बीजिंग की जो एक्सपेंसिव, देखिए स्पेलिंग का फर्क है, एक होता है एक्सपेंसिव जो आप सामान खरीदते हो मतलब महंगा, एक होता है एक्सपेंसिव, यहाँ पे ए है, मतलब एक्सपैंड से बना है। एक्सपैंड मतलब फैलाना, स्प्रेड करना। एक्सपेंसिव जो क्लेम है ना चाइना के, वो इंटरनेशनल लॉ के साथ काम नहीं करते हैं। मतलब चाइना अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ये सभी को पता है। और कहाँ पे कर रहा है? साउथ चाइना सी में। देखिए, ये है आपका साउथ चाइना सी, ठीक है। और ये अब जो रेड कलर के लाइन दिख रहे हो ना, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड 9 डैश लाइन। अब ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। वो एग्जाम में आपसे सीधा पूछ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा रिसेंटली 9 डैश लाइन वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन।
आपको ऑप्शन में देगा साउथ चाइना सी, आपको देगा इंडियन ओशन, आपको देगा मिडल ईस्ट सिविल वॉर, या कुछ और भी दे सकता है। तो 9 डैश लाइन इज दैट लाइन विच इज एक्चुअली इट इज एन इमेजिन्ड लाइन विच इज कंसिडर्ड बाय चाइना एज इट्स ओन टेरिटरी। चाइना का कहना है कि ये 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी मसाला इसमें है वो सारा मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पार्टली आइलैंड, ये तो यूपीएससी में और एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्सल आइलैंड्स, ठीक है? आपसे वो पूछेगा कि जो ये स्पार्टली आइलैंड है वो कहाँ पे होते हैं, पार्सल आइलैंड वो कौन से सी के अंदर, ओशियन के अंदर हैं। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये और काफ़ी डिस्प्यूटेड भी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि देखिए ये स्कारबर्ग शोल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटा सा आइलैंड, यहाँ पे भैया चाइना ने क्या किया, आर्टिफिशियल आइलैंड बना डाले, यहाँ पे अपनी नेवी वगैरह को बैठा दिया, बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पे बना रहा है। और जो दूसरी आपको कंट्री दिख रही है जैसे वियतनाम इज देयर, फिलीपींस इज देयर, ब्रूनेई इज ऑल्सो देयर, है ना, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, ये कंट्री के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो ओवरलैप होते हैं, चाइना के भी ओवरलैप होते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली इन बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर फिलीपींस या वियतनाम, ब्रूनेई तो खैर इस लड़ाई में अब नया-नया आया है, लेकिन फिलीपींस और वियतनाम के साथ काफ़ी पुराना झगड़ा है, और ताइवान तो यहाँ से हमेशा है ही। तो चाइना यहाँ पे क्लेम कर रहा है, देखिए सारी चीज़ों की जड़ में क्या होता है? बस वही जड़ होती है, जर, जोरू और ज़मीन, है ना? जर, जोरू और ज़मीन। देखिए, जर, जोरू के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ज़मीन के बारे में तो होता ही है। अच्छा, जर का मतलब क्या वैसे होता है? मतलब पैसा, सोना होता है, पैसा, और ज़मीन तो है ही। तो इन 2 चीज़ों के लिए झगड़ा होता है। जोरू वाला तो आप छोड़ दीजिए, वो तो पता नहीं किसने बनवाया होगा। एनीवेज़, तो यहाँ पे जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, इसके अंदर में जितना भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल है यहाँ पे, नेचुरल गैस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब चाइना आपको पता है कि वो मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंड करता है इंडिया की तरह ऑयल के लिए, तो चाइना को ये लगता है अगर ये वाला सारा एरिया मुझे मिल जाएगा तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पंगे लेता रहता है। और सिर्फ वो साउथ चाइना सी में ही पंगे नहीं लेता, वो यहाँ जापान के साथ भी पंगे लेता है। देखिए कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं, ठीक है, द्वाक्यू आइलैंड है, शिनाबाका आइलैंड है, शिंकाकू आइलैंड्स हैं, है ना, और काशी जो है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है जिनके साथ वो पंगा लेता रहता है। जापान क्लेम करता है कि ये मेरे हैं, वैसे जापानी इनको काफ़ी टाइम से कंट्रोल करता है, पिछले काफ़ी सालों से, और ताइवान भी इनको कई कई जगह पे कंट्रोल करता है। तो देखिए चाइना का ना हर कंट्री के साथ पंगा है। इस दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसका चाइना के साथ पंगा ना हो। है बदमाश होता है ना कई बार एक क्लास में, जो हर किसी के साथ पंगे लेता रहता है, तो चाइना यार उसी तरह का बदमाश है, हर किसी से पंगे लेता रहता है, इंडिया से पंगे लेता है ना, रशिया से पंगे लेता है, हर किसी से लेता है। चलिए जी। The next is the editorial for the day, and it is about the disaster in Europe. And now we are going to relate that disaster with the climate change and what kind of lessons India can learn from this disaster in Europe. ठीक है, तो disaster के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए क्या है मामला पूरे का पूरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 कंट्रीज को दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है जर्मनी जर्मनी, और यहाँ पे आता था बेल्जियम, ये है आपका स्विट्जरलैंड, और ये है आपका ऑस्ट्रिया, और इधर आता है नीदरलैंड। स्पेशली जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, भैया यहाँ पे क्या है, फ्लडिंग आई हुई है। ऊपर से अगर आप सदर्न यूरोप देखो, इटली में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइल्ड फायर हो रहा है। तो मतलब आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा ना, कहीं पे तो है आग लगी हुई है, कहीं पे पानी बरस रहा है, अलग अलग समस्याएं हैं, और इसका ब्लेम किसको दिया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज को। लेकिन देखिए हर चीज का ठीकरा जो है अपनी गलतियों का क्लाइमेट चेंज पे फोड़ना जरूरत नहीं होती है। आजकल हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो ये चाहे यूरोप के हों चाहे इंडिया के हों, कहीं के भी हों, अगर क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ईजी है ना, एस्केप करना ईजी, अपनी जिम्मेदारी से भागना। ये नहीं बोलेंगे कि हमने मिसमैनेजमेंट की है, ये बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हुआ है। भैया ये चीजें तो पहले भी होती आई हैं, आप उसको ये बोलिए ना कि हम लोग इसको अच्छे से मैनेज कर सकते थे। अब आपको सिचुएशन बताता हूँ, देखो जर्मनी में भी फ्लड आया, स्विट्जरलैंड में भी फ्लड आया, बेल्जियम में भी फ्लड आया, स्पेशली जर्मनी और बेल्जियम, ये लोग फ्लड को मैनेज नहीं कर पाए, 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जर्मनी में। अच्छा, फ्लड तो नीदरलैंड में भी आया है, नीदरलैंड ने उसको मैनेज कर लिया, नीदरलैंड में हार्डली 4 या 5 लोग मरे हैं, जबकि जर्मनी में मर गए 200। अब जर्मनी की जो चांसलर है मर्कल जी, वो कह रही है कि तो क्लाइमेट चेंज का कसूर है। नीदरलैंड वाले तो ने तो नहीं बोला कि क्लाइमेट चेंज, नीदरलैंड ने कहा कि देखो भैया क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन हमने उसको प्रॉपरली मैनेज कर लिया है। तो क्लाइमेट चेंज तो एक प्रॉब्लम है ही दोस्तों, और वो तो रहेगी, ये तो रियलिटी है।
लेकिन आप इसे भाग नहीं सकते ये बोल के कि क्लाइमेट चेंज है, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यू नीड टू मैनेज दीज थिंग्स बेटर। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अरे भैया क्या हालत खराब हो गई है, पूरे के पूरे सिटी जो है वो डूब गए हैं पानी के अंदर, है ना, हालत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा ये नीचे वाली पिक्चर जो आपको दिख रही होगी, ये हमारे केरला की है। केरला में भी कुछ साल पहले बहुत बड़ी फ्लड आई थी, है ना, चेन्नई में भी आई थी, कश्मीर में भी आई थी, ये सब चीजें आपको पता है। चलिए जी, तो हुआ समस्या ये हुई कि पिछले 24 घंटे में जो है इतना ज़्यादा पानी बरसा जर्मनी के अंदर जितना कई सालों में नहीं बरसा था, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ और पिछले कई सेंचुरी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे हुआ है। ये वो कंट्री है जहाँ पे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बावजूद भी दीज़ कंट्रीज़ कुड नॉट एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। तो भैया कहने का मतलब ये है कि जब नेचर की मार पड़ती है ना, वो सभी के ऊपर पड़ती है, चाहे अब गरीब हो चाहे अमीर हो। हाँ, गरीबों पे थोड़ी ज्यादा पड़ती है, लेकिन जो अमीर कंट्री अपने आप को ये सोच के चलती है ना कि हम तो एकदम साब हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज आपको और बताता हूँ, वहां पे मीडिया वाले ने उनके इंटरव्यू लिया लोगों का जो विक्टिम थे, उन्होंने कहा कि यार हमें तो ऐसा लगता था कि ये सारी समस्याएं एशिया में होती हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि ये यूरोप में भी होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने बता दिया कि कोई भी कंट्री बचेगी नहीं। नेचर जब मार पड़ती है ना नेचर की, तो सबके ऊपर बराबर पड़ती है। इसी तरह का कुछ मंजर जो है 2018 में केरला में भी देखा गया था, फोटो मैंने आपको दिखा दी है। तो भैया देखो जर्मनी और केरला में कोई फर्क नहीं है ना, खराब वाले मामले में, अच्छे वाले मामले में तो बहुत फर्क है ना। जैसे जैसे लालू जी ने एक बार कहा था कि मुझे बिहार का सीएम बना दो, तो मैं बिहार की सड़कों को जो है हेमा मालिनी के गालों के जैसा बना दूंगा, है ना। तो वही है। अब फ्लड ने भी क्या किया, केरला को और जर्मनी को एक जैसा बना दिया, लेकिन वो नेगेटिव वे में, नॉट द पॉजिटिव वे। अब यहाँ पे जो केरला के जो सीएम हैं मिस्टर विजयन, इन्होंने जो है यूरोप को जो है ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट दिया है, और जो यूरोप में रहने वाले जो इंडियन हैं उनसे भी अपील की है कि यूरोप में जो ये डिजास्टर है, आप इसमें जो है यूरोप के लोगों का साथ दें, उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। देखिए बात वही है ना कि हम भी दुखी हो, आप भी दुखी हो। तो जब आदमी की समस्याएं एक जैसी होती है ना, तो वो आपस में कनेक्शन फील करते हैं। तो केरला भी उनकी पीड़ा को समझता है। जो दर्द आज यूरोप सह रहा है, जर्मनी, वही दर्द जो है 2018 में केरला ने भी सहन किया था, है ना। अच्छा, यहाँ पे कंट्री है नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर भी फ्लड बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, लेकिन नीदरलैंड में उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता जितना जर्मनी में हुआ है। क्योंकि जब केरला में 2018 में फ्लड आया था, तो केरला ने नीदरलैंड से हेल्प मांगा था। नीदरलैंड ने केरला के साथ कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कई अग्रीमेंट किए थे कि जिससे वो फ्लड मैनेजमेंट को जो है कई सारी स्कीम जो केरला में अप्लाई की गई। और 2019 में जो नीदरलैंड के जो किंग और क्वीन है, उन्होंने केरला में यात्रा भी की थी, और उन्होंने जो है केरला के सारे अरेंजमेंट को भी चेक किया था जो फ्लड रिलेटेड हैं। तो जब केरला मैनेज कर सकता है, तो मतलब जब नीदरलैंड मैनेज कर सकता है, केरला मैनेज कर सकता है ठीक ठाक, तो जर्मनी क्यों नहीं कर सकता। वहां की जो मर्कल हैं, वहां की जो चांसलर हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज को ब्लेम किया है, और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से हम एक साथ लड़ें, ग्रीन हाउस गैसेज से एक साथ लड़ें। तो उनका ये कहना है। अब देखिए कारण यहाँ पे क्या है, अगर ज्यादा CO2 होगा, ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग ज्यादा मीट करेंगे, देन डेफिनेटली देयर वुड बी मोर टेम्परेचर। और जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा इवेपोरेशन। क्योंकि जितनी हवा गर्म होती है ना, उसके अंदर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो जब हवा गर्म होगी तो मॉइस्चर भी ज्यादा कैरी करेगी, और मॉइस्चर ज्यादा कैरी करेगी तो रेनफॉल भी ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा तो फ्लड आएगा, जिसका आपको एक डायरेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर से आर्कटिक के अंदर भी गर्मी फैल रही है, ये हम लोगों ने एक बार आर्टिकल किया था, आपको याद होगा। जब आर्कटिक में गर्मी होती है, उसकी वजह से जो यूरोप के अंदर जो स्टॉर्म्स होते हैं, उनके अंदर स्लो मूवमेंट होती है। तो जब आर्कटिक में, मतलब यहाँ पे जब हाँ देखिए, जब आर्कटिक के अंदर, आर्कटिक जब गर्म हो जाता है, तो जो स्टॉर्म्स यहाँ होते हैं यूरोप में, वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो यहीं पे रुक जाते हैं, और यहीं पे रुकने की वजह से वो यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल क्रिएट करते हैं। अगर आर्कटिक ठंडा होता कम पहले जैसा, तो डेफिनेटली वो स्टॉर्म यहाँ से मूव कर जाते,
और यहाँ पे फ्लड ना आता। तो क्लाइमेट चेंज के कई विजिबल एग्जांपल्स हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो जर्मनी में जो हुआ वो आपने देख ही लिया। जर्मनी में पहले से ही बहुत एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम है, लोगों को एडवांस में ही वार्निंग दे दी जाती है फ्लड वगैरह के लिए, लेकिन इतने जल्दी हुआ ना ये सब कुछ, 1-2 दिन के अंदर 24 घंटे में इतना ज़्यादा बारिश हो गया कि लोगों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए टाइम पे। उनको पता था कि फ्लड आएगा, लेकिन इतना जल्दी आएगा, इतने छोटे टाइम में आएगा, ये नहीं पता था। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो रिलीफ मेजर्स थे, जो सेफ्टी मेजर्स थे, हम वो लोग वहाँ पे नहीं ले पाए। अब इंडिया यहाँ पे क्या लेसन ले सकता है? देखिए, इंडिया नीदरलैंड से बहुत कुछ सीख सकता है। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम लोगों को नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाना है, हम लोगों को नेचर के साथ रहना है। साथ रहेंगे तो नेचर हमारी टेक केयर करेगा, अगर हम नेचर की टेक केयर करेंगे तो। जो रिवर्स होती हैं, उनको भैया बहने दो, उनको रोको मत, उनके फ्लो को मत रोको। जो फ्लड प्लेन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करो, ताकि जब फ्लड आए तो वहाँ पे पानी आराम से सेटल डाउन हो सके, है ना? देखिए, रिवर जो होती है ना, इसका बहुत इसके साइड में जो फ्लड प्लेन एरिया होता है, जहाँ पे जब ओवरफ्लो होती है तो यहाँ पे पानी आराम से सेटल डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बिल्डिंग बना देंगे, घर बना देंगे, पार्क बना देंगे, तो वो तो डेफिनेटली घरों में ही घुसेगा, है ना? इसके एग्जांपल आपको देता हूँ। इंडिया में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, जो उस टाइम पे खेल विलेज बनाया गया था, वो यमुना फ्लड प्लेन के अंदर बनाया गया था। सोच रहे हो? नीदरलैंड क्या कर रहा है? अपनी रिवर्स के आसपास जो भी एनक्रोचमेंट थी, उनको हटा रहा है और फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? फ्लड प्लेन के अंदर बिल्डिंग्स बना रहा है, स्टेडियम बना रहा है। कितना अप्रोच में कितना फर्क है ना? तो हम लोगों को नीदरलैंड के अप्रोच के साथ चलना चाहिए, फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अल्टरनेट चैनल्स बनाने चाहिए एक्सेस वाटर के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये रिवर है, यहाँ पे ये रिवर है, तो इससे हम लोग छोटे-छोटे चैनल्स निकाल सकते हैं, ऐसे छोटे-छोटे नाले टाइप के। तो अगर रिवर ओवरफ्लो करती है, तो इन चैनल्स के थ्रू पानी डाइवर्ट हो सकता है ना? ये तो हम लोग कर सकते हैं कम से कम। और फ्लड प्रोन जो एरिया है इंडिया में, आप उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कीजिए, है ना? फ्लड प्लेन को चौड़ा कीजिए, पहले जितने थे उसको और ज़्यादा बढ़ाइए, वो हम लोग कर सकते हैं। एक्सेस रेन वाटर को स्टोर करने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे जो खेल के मैदान होते हैं, मैदान वगैरह, है ना? एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, यहाँ पे आप एक्सेस वाटर को डाल सकते हो चैनल्स के थ्रू। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चैनल बनाए हैं, तो यहाँ पे जो खेत वगैरह होते हैं, आप उसमें एक्सेस पानी डाल सकते हो। बाद में जब पानी कम होता है, तो इन्हीं चैनल्स के थ्रू पानी वापस आ सकता है ना? इस तरह का कुछ आप अरेंजमेंट कर सकते हो। जो एंक्रोचमेंट है नदियों के किनारे, आप उनको हटा सकते हो। आप जो है मॉक ड्रिल कर सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे रिएक्ट करना है ऐसी सिचुएशन में। आप जो है, जो वार्निंग होती है उसको सिंपल लैंग्वेज में दीजिए, लोकल लैंग्वेज में दीजिए। ऐसा ना हो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट वाली लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, है ना? सिंपल भाषा में बोलिए, लोकल भाषा में बोलिए, ताकि लोगों को वार्निंग समझ में आए और वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। कंक्लूजन में आप यही बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। कहीं पे फ्लड होता है, कहीं पे ड्रॉट होता है, कहीं पे स्नोफॉल होता है, एक्सट्रीम होता है ना? तो ये तो हम सबको पता है। अब ये जो एक्सपीरियंस है, देखिए ये बात तो पक्की है कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट होने वाले हैं और ज़्यादा, और अभी भी हो रहे हैं प्रेज़ेंट में। लेकिन इससे हमें सीखना चाहिए, है ना? हमें सीखेंगे तो हम प प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने नीदरलैंड के साथ कोलैबोरेट किया और एक साथ सीख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की समस्या किसी एक कंट्री की नहीं है, ये सारी की सारी दुनिया की है। तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा और इसको जो है डील करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में हम लोग क्लाइमेट चेंज को दूर करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट को जो है प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। आईएमएफ ने क्या किया है, एशिया की जो ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है? जीडीपी ग्रोथ को कम कर दिया है, जिसमें से इंडिया की ग्रोथ रेट को 9.5% रखा है और चाइना की ग्रोथ को 8.1% रखा है, ठीक है? अब वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट होती है जिसको आईएमएफ इशू करता है, तो ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि आईएमएफ जो है कौन सी रिपोर्ट इशू करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके अलावा आईएमएफ एक और रिपोर्ट इशू करता है, पब्लिश करता है, विच इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिपोर्ट। तो 2 रिपोर्ट आपको याद रहेंगी, प्रीलिम्स में 110% वो रिपोर्ट्स के बारे में कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछता है। अब अच्छा, उसने ये ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड क्यों किया है? देयर आर फ्यू रीजंस, जैसे वैक्सीनेशन जो है हम लोग काफ़ी स्लो कर रहे हैं, नए-नए वेरिएंट आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में नए वेरिएंट अगर आते हैं, तो फ्यूचर में फिर से लॉकडाउन लगेंगे और इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है? चलिए, ये रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया। लेट मी टेल यू सम अदर रिपोर्ट्स ऑल्सो। वर्ल्ड बैंक भी कुछ पब्लिश करता है रिपोर्ट्स, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस,
ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो करता है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का तो काम ही यही है ना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग, है ना, क्योंकि ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, बिकॉज पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है ना, तो ये तो कुछ है नहीं। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आपने क्या करना है, गूगल करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो बताओगे ही बताओगे, और साथ के साथ अपनी नोटबुक में भी लिखोगे। नोटबुक में लिखोगे तो हमेशा के लिए वो आपका हो जाएगा, और जो चीज आपकी है उसका बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा, है ना। चलिए जी, अगली जो न्यूज आती है दैट इज फ्रॉम द अफगानिस्तान। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटी सी डिटेल में जाऊंगा क्योंकि बहुत बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान से जो नाटो फोर्सेस थी, ठीक है, वो जा रही हैं वापस, है ना। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जो भी नाटो फोर्सेस थी वापस जा रही हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे, इसके अंदर 3 कंट्रीज जो हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं बता देता हूं। इसे कहा जाता है ट्रोएका। वो है यूएसए, रशिया और चाइना। देखिए ट्रोएका कोई ग्रुप नहीं है। ट्रोएका का मतलब होता है जहां पे 3 यार दोस्त मिलते हैं ना, जैसे जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं आप और बैग पाइपर, तो जहां पे ट्रोएका बेसिकली होता है रथ, होता है रथ जिसके अंदर 3 घोड़े होते हैं, है ना। तो ये भी 3 घोड़े ही हैं, है ना। और जो पीछे बैठा है वो पाकिस्तान के हाथ में लगाम है, और वो अफगानिस्तान जो है वो बेचारा एक रथ है, और ये जो है 3 घोड़े हैं, जिसकी वजह से दो इसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दौड़ नहीं रहा है, क्योंकि जो रथ है ना वही खराब है, और जो ऊपर बैठा है ये पाकिस्तान हाथ में लगाम लिए, ये तो बदमाश है ही, है ना। तो ये 3 ग्रुप जो हैं पाकिस्तान के साथ मिलके अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी कैसे रहे वो करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए नाटो फोर्सेस तो विड्रॉ कर रही हैं। पहले क्या था, तालिबान को डायरेक्टली यूएसए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि तालिबान और अल कायदा ये दोनों आपस में फ्रेंड थे। अल कायदा में कौन थे, ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। इसी के चक्कर में तो अफगानिस्तान में आए थे वो लोग, क्योंकि ओसामा बिन लादेन और तालिबान के थे बड़े गहरे रिश्ते, आज भी हैं, ठीक है, तो आपको सबको पता है। लेकिन देखिए 20 साल के बाद सिचुएशन बदल गई। 20 साल पहले जिन लोगों को आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे थे, आज आप उन्हीं लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ नेगोशिएशन कर रहे हो, और उनको लेजिटिमेसी दे रहे हो। देखिए जब आप उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, उनके साथ मीटिंग कर लिया, इसका मतलब आपने लेजिटिमेसी दे दिया, यानी यू रिकॉग्नाइज देम। वो प्रॉब्लम है। इंडिया के साथ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई बेचारों के साथ, इंडिया का तालिबान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना तब था ना अब है। इंडिया सिर्फ वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करता है, बिकॉज इंडिया वहां की अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ डील करता है, तालिबान के साथ हम लोग डील नहीं करते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम कैसे है, देखिए पाकिस्तान के थ्रू तो हम अफगानिस्तान में जा नहीं सकते। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल खराब हो चुका है 2019 के बाद से, तो यहाँ पे तो टोटली बंद है। ऊपर से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, जो चाइना का है, वो पाकिस्तान से होके जाता है। हम लोग बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी नहीं है, तो यहाँ से भी हम लोग अफगानिस्तान को एक्सेस नहीं कर सकते। ऊपर से जो यहाँ पे चबाहर पोर्ट है, चबाहर पोर्ट, चाबाहर पोर्ट पे हालांकि इंडिया थोड़ी एक्सेस कर सकता है, लेकिन बिकॉज अमेरिका के प्रेशर की वजह से चाबाहर पोर्ट को भी हम लोग प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाते। और वैसे भी अभी ईरान ने चाबाहर पोर्ट से इंडिया को बाहर निकाल दिया है। पहले हम लोग ये सोचा था कि हम लोग चाबाहर पोर्ट जाएंगे और यहाँ से आराम से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे। पहली बात तो ये कि जो चबाहर वाला रूट है ये लंबा पड़ता है, महंगा भी है, और अभी इसके साथ हम लोग प्रॉपर डील भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर। तो आज के समय में अगर आप बात करो इंडिया और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी के बारे में, तो देयर इज ऑलमोस्ट नो कनेक्टिविटी। थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी वो चबाहर के थ्रू ही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब इंडिया के अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो इंडिया वहां पे अपने एसेट्स को कैसे सिक्योर करेगा, ये भी यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक दूसरी समस्या ये है कि जो छोटी छोटी दूसरी कंट्री है ना, जो स्थान, जिसे स्थान कहा जाता है, आप देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है, और किर्गिस्तान, ये है यहाँ पे 5 स्थान। इन 5 स्थान के साथ इंडिया डील कर सकता है ताकि अफगानिस्तान में उसके एसेट्स थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहें। अब स्थान के साथ भी प्रॉब्लम है। देखिए ये स्थान जो है वो लैंडलॉक कंट्री हैं, वो चाहती हैं कि वो इंडियन ओशन में उनको एक्सेस मिले,
उज्बेकिस्तान चाहता है कि वो इंडियन ओशन में आए, तुर्कमेनिस्तान भी चाहता है, ये सब कंट्री चाहती हैं। तो ये कहाँ से होके जाएंगी, कैसे इनको एक्सेस मिलेगा? या तो मिलेगा वो अफगानिस्तान के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू। तो इंडिया का यहाँ पे भी कोई रोल नहीं है, इंडिया के थ्रू तो इनका एक्सेस मिल नहीं सकती। तो ये अफगानिस्तान के साथ जो है जो रिश्ते हैं हमारे, वो तो बैक बर्नर पे हैं ही। उल्टा जो ये दूसरी सारी की सारी कंट्री हैं, ये पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं एज कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर इनके अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे तो इंडियन ओशन एक्सेस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पे बड़ा ही इस टाइम पे एक बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ना? सेफ पैसेज की बात करो या पार्ट ऑफ बीआरआई, क्योंकि जितनी भी जो स्टांस है ना, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं। और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस इनिशिएटिव से बाहर निकलें, क्योंकि इस इनिशिएटिव की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है फ्रॉम चाइना, है ना? तो ये यहाँ पे ये भी समस्या है। इंडिया के साथ इनका कोई ऐसा अब तक ऐसा है नहीं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें। तो इंडिया के ऑप्शंस भैया लिमिटेड हैं, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन के होते होने के साथ-साथ अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। कैसे? क्योंकि ये सारी की सारी कंट्री भी तालिबान से डरती हैं। क्योंकि अगर तालिबान ग्रो करेगा तो हो सकता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर च तालिबान के जो जिहादिस्ट लोग हैं वो आ जाएँ, और यहाँ पे जो है रेडिकलाइजेशन भी हो जाए इनके इनके कंट्री का भी। प्रॉब्लम हो सकती है ना, जब आपके पड़ोस में समस्या है तो आपके घर में समस्या होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपके घर में भी समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से कंट्री थोड़ी-सी डरी हुई है। तो ये सारी की सारी कंट्री चाहती हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल बनी रहे और वहाँ पे सीरिया जैसी हालात ना हो। जो एससीओ है ना? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो एंटी टेररिस्ट जो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, वो उन सबको जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। और जिसमें पाकिस्तान भी आ गया, रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, इन सारे कंट्री को ये कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर पीस बनी रहे और तालिबान इतना भी ज़्यादा राइज़ ना करें कि वो अपने पड़ोसियों के लिए ही खतरा बन जाए, है ना? इंडिया क्या कर सकता है फिलहाल? पाकिस्तान के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर अफ़गानिस्तान में हम लोगों को पीस प्रोसेस करनी है और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर हम लोगों को अपने रिश्ते सुधारने हैं, तो डेफ़िनिटली पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधारना पड़ेगा। ऊपर से सेंट्रल एशिया, यानी कि जो 5-6 जितने सारे कंट्री हैं और साउथ एशिया को मिलके एक वॉइस में काम करना चाहिए, एक तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, क्योंकि भैया यहाँ पे जो चीज़ होगी ना, यहाँ पे जो भी होगा, अमेरिका के ऊपर तो उसका सबसे आखिर में इम्पैक्ट पड़ेगा, यूरोप के ऊपर सबसे आखिर में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं तो ये हमें ही इम्पैक्ट करेंगे, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे पीस रखना। वो तो छोड़ के चले गए 20 साल के बाद। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अपनी वॉइस को रेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि हमारे नेबरहुड के अंदर ठीक-ठाक चीज़ें रहें। हम जो पुराने सिल्क रूट की भी बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पुराना जो है सिल्क रूट था, जहाँ पे चाइना से होते हुए और यहाँ से इंडिया से होते हुए हम लोग जो है सेंट्रल इंडिया के साथ कनेक्ट करते थे। तो पुराने समय के खातिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, ताकि इन कंट्री में इंडिया की एक्सेस बनी रहे थ्रू ओल्ड सिल्क रूट, ठीक है? तो कुछ इस तरह के स्टेप्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस सभी के लिए अच्छी है। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर तालिबान का राइज़ होता है, ना तो वो अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों के लिए सही होगा, ना वो इंडिया के लिए सही होगा, क्योंकि इंडिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और पाकिस्तान का वहाँ पे अपर हैंड है, तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का वहाँ पे अपर हैंड रहे। तो ये कुछ सारी की सारी समस्याएँ हैं, जियोपॉलिटिक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। एक बार में समझ में नहीं आता जियोपॉलिटिक्स, है ना? उसमें समय लगता है। तो हम लोग भी समय देंगे थोड़ा-थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको पूछे हैं वो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ही। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।